दोस्तों आज फाइनली मैं माइलेज की टिप्स के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरी यामाहा एफजी के साथ में। इस वक्त मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे फादर को, वो चला रहे हैं मेरी यामाहा एफजी मेरे सामने और मैं चला रहा हूँ अपनी पुरानी बाइक हीरो ग्लैमर। दरअसल मेरे पापा दोबारा जा रहे हैं नागपुर शहर से सौसर शहर की तरफ और इस पूरे के पूरे ट्रिप में उनको टोटल मिलाकर जाना और आना हो जाएगा 160 किलोमीटर तक का। सिमिलर ट्रिप उन्होंने एक बार पहले भी की थी जब वो मेरी यामाहा एफजी को लेकर के गए थे और 71 kmpl का माइलेज एक बार उन्होंने लाया था और दूसरी बार उन्होंने सेम ट्रिप में 79 kmpl तक का माइलेज लाया था। तो कैसे उन्होंने इतने अच्छे माइलेज अचीव करके बताया हमें, किस तरह की उनकी ड्राइविंग स्टाइल है, कैसे उनके गियर रेशियोज हैं, कितनी स्पीड वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं सिटी में और हाईवे पर, वो चीज़ मुझे देखनी है और आप लोगों को भी दिखानी है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको माइलेज टिप्स भी दूंगा, उनकी ड्राइविंग स्टाइल ऑब्जर्व करके भी बताऊंगा। वैसे मैं उनको आखिरी रास्ते तक फॉलो करने वाला नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं कैमरा उनके चेस्ट पर लगा दूंगा ताकि उनकी ड्राइविंग स्टाइल आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सके। इस तरह से ये दोनों बाइक्स लेकर के हम दोनों सिर्फ शहर के बाहर तक साथ में जाएंगे। बाद में मैं उनको एफजी लेकर के जाने दूंगा आगे और मैं लौट आऊँगा अपने घर पर। बट यहाँ से लेकर शहर के बाहर पहुँचने तक के मुझे आपको माइलेज टिप्स अलग अलग बातों के साथ में शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको आज माइलेज रिपोर्ट जो दूंगा वो पिछले 1 महीने की ड्राइविंग की होगी, जो मैंने ड्राइव की थी बाइक। लास्ट टाइम जब मैंने टैंक फुल करवाया था उसके बाद में पेट्रोल खत्म हुआ था कुछ दिनों पहले, तो मैंने 1.5 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी इसमें डलवाया था। वो 1.5 लीटर का पेट्रोल प्लस आज जितना पेट्रोल हमें डालना पड़ेगा फुल टैंक करने के लिए, ये दोनों फिगर्स को टोटल करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कितना डिस्टेंस बाइक ऑलरेडी चल चुकी है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पिछले 1 महीने का माइलेज। उसके बाद में जब डैड दोबारा लौट आएंगे सौसर शहर से वापस नागपुर में, तब हम दोबारा इसको फुल टैंक करवाएंगे और देखेंगे कि कितने पेट्रोल में ये राउंड ट्रिप कर सके। फिर पता चलेगा एक और नया हाईवे माइलेज, शायद ये दोबारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो या शायद वो पिछले बार से थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि आप में से जो भी लोग माइलेज टेस्ट करते हैं, आपसे बेहतर माइलेज ही रिकॉर्ड निकल के आने वाला है आज दोबारा मेरे पास में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी ना किया हो तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आगे आने वाले हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। एक बात का खास ध्यान रखिए कि मेरे डैड जो है वो गाड़ी चलाते हैं इको मोड पर, यानी 40 से 45 की स्पीड पर, तो बहुत स्लो ड्राइव करते हैं और बहुत पेशेंटली मुझे उनके पीछे चलना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को बहुत पेशेंस के साथ देखो अगर आप माइलेज के दीवाने हो तो। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं यामाहा एफजी को पेट्रोल फुल करवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर। हर बार की तरह आज भी इसको ऊपर तक फुल करने वाले हैं हम। लेट्स वेट इन द क्यू। अब आया आपका नंबर, पेट्रोल का फुल डाला जाएगा, के रेट से फुल टैंक किया जाएगा ऊपर तक। मैं तो डिस्काउंट करता हूँ कितना डालना पड़ेगा ऊपर तक आने देना, तो नीचे चले जाता है बाद में, ऊपर तक आएगा तो। .45 10.5 लीटर हमने फुल डाल दिया। 10.5 लीटर प्लस 1.5 लीटर, ये हो गया अपना 12 लीटर का फ्यूल। और 12 लीटर में कितना किलोमीटर चला है वो देखना पड़ेगा, मतलब मीटर में देख करके। 2761 किलोमीटर हो चुका है, दिखता है इसमें 2761। एयर प्रेशर भी दिखा देता हूँ, तो पूछते हैं एयर प्रेशर कितना रखना है। आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये जो 38 kmpl का माइलेज मुझे मिला है, ये 2 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच जो मैंने सिटी में हार्ड ड्राइविंग कर करके और रफ राइडिंग कर करके गाड़ी को चलाया है, उसका ये माइलेज है। आज जो मेरे डैड गाड़ी चला रहे हैं, मैं सुबह से मेरी एफजी को राइड नहीं किया है, तो जो डैड गाड़ी चला रहे हैं अभी ये हाईवे पर लेकर जाएंगे, उसका माइलेज आज शाम को रिकॉर्ड होगा और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो माइलेज भी बता दूंगा। फिलहाल हम लोग इसका एयर प्रेशर टेस्ट करें कि कितना हवा कम है गाड़ी में और आइडियल एयर प्रेशर कितना होता है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा।
तो अब मैंने कैमरा लगा दिया है मेरे फादर के चेस्ट पर और अब ये चेस्ट माउंटेड गोप्रो रिकॉर्ड करेगा इनके ड्राइविंग स्टाइल को और साथ साथ में बीच बीच में कहीं कहीं आपको मैं भी दिखता रहूंगा। लेकिन वो सब इग्नोर करके आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि डैड किस स्पीड पर गाड़ी को बार बार चलाते हैं, कैसी सिचुएशन पर कैसे चलाते हैं और रास्ता सामने खुला होने पर भी हार्श ड्राइविंग नहीं करते हैं, ट्रैफिक नजर आने पर दूर से ही ब्रेकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करें। मीनवाइल मैं आपको बताऊंगा कि इको मोड पर ड्राइविंग करने का असली तरीका क्या होता है और ये ड्राइविंग स्टाइल नोटिस करवा देने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी और कौन कौन सी टिप्स है जिसका ध्यान रखा जाता है अच्छे माइलेज के लिए। सबसे पहले तो एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो लोग यामाहा एफजी के बढ़िया परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं और करते रहना चाहते हैं, ये वीडियो उनको माइलेज टिप्स देने के लिए नहीं है, क्योंकि अच्छा माइलेज और एक्सीलरेशन का फन एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि अच्छा खासा एक्सीलरेशन और अच्छा एंजॉयमेंट देने के बावजूद ठीक ठाक माइलेज यामाहा एफजी से मिल सकता है, जो कि काफ़ी फेवरेबल साबित होगा। फिर भी जिन लोगों को माइलेज बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, जो रोज़ इसको डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, उन लोगों को अगर अच्छे माइलेज की ज़रूरत पड़ ही रही है तो डिसेंट ड्राइविंग करके कैसे अच्छा माइलेज पा सकता है, उसका सबसे बड़ा ट्रिक है इको ड्राइविंग। इको ड्राइविंग क्या होता है? बहुत ही लेजी तरह की ड्राइविंग होती है। यामाहा एफजी के एमआईडी में आपको दिख जाता है इको लिख करके, वो बताता है कि आप इकोनॉमिकली इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आरपीएम जनरेट नहीं कर रहे हैं। हर एक गियर रेशो पे आप थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन करके ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं। गाड़ी को चालू करते ही आप 0 से लेकर 20 की स्पीड तक आप फर्स्ट गियर में चला लेते हैं। फिर 20 की स्पीड के बाद में आप बहुत ही स्मूथली सेकेंड गियर डालते हैं, जो 30 की स्पीड तक आप चलाते हैं। फिर 30 की स्पीड पर आप थर्ड गियर डालने के बाद में 40 से 45 की स्पीड पर आप डालते हैं फिर फोर्थ गियर। लेकिन ये फोर्थ गियर डालने के पहले आपको ये देख लेना पड़ता है कि सामने दूर दूर तक खाली रास्ता है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-15 मीटर की दूरी पर ही अगर आपको लग रहा है खाली रास्ता है तो आपने फोर्थ गियर डाल दिया, क्योंकि आपको बाद में दोबारा गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थर्ड गियर से फोर्थ गियर डालने के पहले ये प्रिसीजन से आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये सोचने की आदत आपकी हो गई तो फिर आप इजीली ये काम आदत के तौर पर कर सकते हैं। फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर पर जाने के लिए आपको लगभग 55 से 60 की स्पीड तक जाना चाहिए। उसके बाद आप सिक्स गियर डाल करके इसको मेंटेन कर सकते हैं 70-75 की स्पीड पर। ये होती है डिसेंट ड्राइविंग विद गुड गियर रेशियोज। हालांकि इको मोड की ड्राइविंग जो है वो 40, 45, 50 तक ही चलाई जाती है। इसका मतलब ये हो कि अगर एक बार आपने फोर्थ गियर डाल दिया है, 40 की स्पीड पर आप है, तो उसके बाद में 50 की स्पीड पर आते ही आप फिफ्थ गियर डाल दीजिए। उसके बाद में आप उसकी स्पीड को मेंटेन करके गाड़ी के साथ क्रूजिंग कीजिए। बार बार गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और ये वाली क्रूजिंग आपको करनी होती है जब आप गाड़ी को लेकर के हाईवे पर चल रहे होते हैं। सिटी ड्राइविंग में तो अक्सर गियर डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करते रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर थर्ड गियर और फोर्थ गियर के बीच में स्विचिंग कैसे करनी है और क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उनका ही मेन ध्यान आपको रखना है। इस तरह से आप इकोनॉमिक मोड पर ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको अच्छा माइलेज अब सिटी में भी मिल जाएगा। एक और बात ध्यान रखने वाली ये भी है, मेरे डैड का इको मोड और एक स्टेप आगे है। वो थोड़ी थोड़ी देर में एक्सीलरेटर छोड़ते रहते हैं ताकि गाड़ी जो है वो ग्लाइड करती रहे बिना एक्स्ट्रा पावर लिए, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ा और एक स्टेप आगे मिल जाता है हमें। अगला पॉइंट है किल स्विच। जब भी आपको पता है कि ट्रैफिक में आपको लंबे समय का इंतजार करना है तो ज़रूर किल स्विच का इस्तेमाल करके गाड़ी को बंद कर दीजिए। कभी भी गियर में गाड़ी का क्लच छोड़ करके गाड़ी को बंद मत होने दीजिए, ना ही चाबी से बंद कीजिए, किल स्विच से ही बंद कीजिए। वो एक आइडियल वे होता है फ्यूल इंजेक्शन को बंद करके गाड़ी के इंजन को शट ऑफ करने का। उसकी वजह से आपका माइलेज और सुधर सकता है। अगला पॉइंट है अवॉइडिंग रैश राइडिंग। रैश राइडिंग अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वैसे भी आइडियल नहीं होता, चाहे आपको माइलेज चाहिए या नहीं चाहिए। बट यंगस्टर्स को मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको माइलेज भी चाहिए या आपको सेफली ड्राइव भी करना है, आपको रैश राइडिंग डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। MT-15 और KTM की बाइक्स वाले लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आई नो। बट जो मेरे यामाहा एफजी वाले फॉलोअर्स हैं, सभी के सभी डिसेंट लोग हैं, ये सारे जानते हैं कि यामाहा एफजी को राइड करने का अलग ही क्लास है। ये गाड़ी को चलाते वक्त आप रैश राइडिंग नहीं करते होंगे, ये मैं होप करता हूँ। बट रैश राइडिंग नहीं करने का मेरा मतलब है एक्सट्रीम रैश राइडिंग मत करो। ये नहीं कि गाड़ी को एंजॉय ही मत करो। रैश राइडिंग एक्जैक्टली मैं किसको बोलता हूँ आपको पहले बता देता हूँ। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आप लेफ्ट राइट को करते हुए बहुत स्पीड में क्लोज कॉल्स मत करो। मतलब किसी दूसरी गाड़ी के बहुत पास से मत गुजरो हाई स्पीड में, दूसरों को भी रिस्क में मत डालो, खुद भी रिस्क में मत रहो। जब सामने आपको ट्रैफिक भी दिख रहा है या फिर रास्ता खराब है, आपको लेफ्ट राइट कर्वी और जिगजैग तरीके से गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो अच्छा होगा कि गाड़ी को स्लो करें, इंजन को झटका ज़्यादा ना दें, एक्सेलरेटर को बार बार छोड़ना पकड़ना मत करें। इससे भी आपकी गाड़ी के फ्यूल लेवल्स बहुत जल्दी डाउन होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो बाइक को एंजॉय करने वाले राइडर्स हैं उनके लिए खास मैसेज ये है कि जब आप देखते हैं सामने रास्ता थोड़ी देर के लिए खुला है या आपका बस सिग्नल खुला ही है, एकदम से गाड़ी को रेव करके आप ले जाते हो गाड़ी का ग्रंट फील करने के लिए और एक्सेलरेशन फील करने के लिए, ये चीज़ करने से आपका माइलेज कमज़ोर हो सकता है। ये वाले चीज़ करने से मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये वाला टिप है माइलेज वालों के लिए। जिन्हें माइलेज चाहिए है
वो ये वाला काम ना करे कि एकदम से अगर आपने खुदा रास्ता देखा तो आपने गाड़ी को रेव किया और थोड़ा सा स्पीड चलाया और सामने दोबारा ट्रैफिक आ गया, फिर से डाउन किया, फिर खुला रास्ता देखा, फिर भगाया। ये चीज़ जो है बार बार स्पीड अप डाउन करने की वजह से क्रूजिंग लेवल्स गाड़ी के कम रहते हैं, और क्रूजिंग लेवल कम रहने का मतलब है एक गियर पर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके गाड़ी नहीं चल पाती, जिसका मतलब आपको एवरेज अच्छा नहीं मिल सकता। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान ज़रूर रखा करें अगर आपको अच्छा माइलेज एक्सपेक्टेड है तो। अगला है चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन। चेन का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चेन? वो चेन जो आपके रियर व्हील को ड्राइव करती है इंजन के साथ कनेक्ट करके। इस चेन का क्लीनिंग और लुब्रिकेशन कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिट्टी, रेत, अलग अलग किस्म का कचरा और डस्ट ये सब कुछ चिपक सकते हैं और जमा हो सकते हैं। ग्रीस लग के जमा हो सकता है डर्ट के साथ में। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी चेन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लुब्रिकेटेड नहीं रहेगी। इसी वजह से क्या होगा कि उसको चलाने के लिए इंजन को और ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, और उसकी वजह से इंजन में भी फिर एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको हर किलोमीटर पर ज़रूरत से ज़्यादा पावर खर्च करनी पड़ेगी इंजन की, जिसका मतलब आपका माइलेज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने अपने सेकंड सर्विसिंग वाले वीडियो में दिखाया था, आपको चेन क्लीनिंग और चेन लुब्रिकेशन करवाते रहना चाहिए अपने सर्विसिंग के दौरान। मैंने यामा लूप के दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए थे अपनी सर्विसिंग में, लेकिन मेरी गाड़ी तो सिटी में ही ज़्यादातर राइड होती है। आप में से जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जो 40-50 किलोमीटर रोड चला रहे होंगे गाड़ी को, जो शहर से बाहर जाना आना भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, या जो लोग टूरिंग वगैरह बहुत करते होंगे, उन लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप डेफिनेटली यामा लूप का चेन क्लीनर और चेन लुब्रिकेंट घर पर ला कर रख लीजिए, और हर 1-2 हफ्ते में गाड़ी की चेन को पहले क्लीनिंग कर लीजिए, फिर लुब्रिकेट कर लीजिए। इसकी वजह से आपकी गाड़ी की चेन का परफॉर्मेंस हमेशा बढ़िया रहेगा और अच्छा एवरेज भी बरकरार रहेगा। अगली टिप है गाड़ी को मेंटेन रखने के बारे में, यानी सर्विसिंग करवाने के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 सर्विसिंग वीडियोस में आपको दिखाया कि यामाहा के सर्विस सेंटर में ले जा करके हमेशा मुझे गाड़ी को बहुत बेहतरीन सर्विस मिलती है। सारी की सारी लुब्रिकेशंस, इंजन ऑयल चेन सेटिंग्स, उसकी टाइटनिंग, उसके व्हील्स वगैरह की सेटिंग्स, बाकी सारी तरह की क्लीनिंग्स एंड लुब्रिकेशंस, इंजन ऑयल चेंबर की क्लीनिंग, एयर फिल्टर की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहता है और गाड़ी के इंजन की और बाकी पार्ट्स की हेल्थ भी बढ़िया रहती है। कंपोनेंट्स भी एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रेगुलरली हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर विजिट करे और सर्विसिंग होती रहे, तो उससे गाड़ी की हेल्थ और परफॉर्मेंस बढ़िया बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर महीने के महीने सर्विस सेंटर ले जाएँ। गाड़ी के साथ मिली हुई जो सर्विस बुकलेट है, उसी बुकलेट में लिखे हुए पीरियड के अकॉर्डिंग आपको गाड़ी को सर्विसिंग रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किलोमीटर्स जो वहाँ पर लिखे हुए हैं, वो अगर किलोमीटर्स आपने अचीव कर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लो। या अगर डेज जो उसमें लिखे हुए हैं वो पहले हो जाते हैं और किलोमीटर्स कम है, मतलब रनिंग अगर आपकी कम है, तो डेफिनेटली आप उसके डेज के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लो। लेकिन बस रेगुलरली सर्विस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है गाड़ी के टायर्स के एयर प्रेशर के बारे में। जैसा कि मैंने फ्यूल स्टेशन पे गाड़ी की मैं रिफिलिंग करवाते वक्त ही आपको दिखा दिया था कि फ्रंट के व्हील्स में 30 psi और रियर के व्हील्स में 35 psi का ऑप्टिमम एयर प्रेशर अगर रखा जाए, तो ऑब्वियसली गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रह सकता है और गाड़ी को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिक्शन एंड ड्रैग नहीं बनेगा सीधे साधे रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए। टायर प्रेशर कम रखने का फ़ायदा सिर्फ ऑफ रोड में होता है, वो भी बड़ी गाड़ियों को। छोटी गाड़ियों में ज़रूरी नहीं है कि टायर प्रेशर कम रखा जाए, और हर 2 हफ्ते में अगर आप गाड़ी का एयर प्रेशर चेक करवाते रहेंगे तो आप अच्छा एयर प्रेशर मेंटेन कर सकेंगे टायर्स में, और आपकी गाड़ी का एवरेज भी उसमें थोड़ा सा इंप्रूव होता रहेगा। अगला पॉइंट है पार्ट रिप्लेसमेंट के बारे में। कई लोग गाड़ी में मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाने का शौक रखते हैं। यही बाइक नहीं, कोई भी बाइक हो सकती है। मेरा जेन्युइन सजेशन आपके लिए ये है कि जब भी आप गाड़ी में किसी किस्म के मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाएं, तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पार्ट रिप्लेसमेंट ना हो। ओरिजिनल पार्ट जो होते हैं गाड़ी के चाबी रिलेटेड और बाकी सारे पार्ट जो मेटल वगैरह के भी बने होते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो गाड़ी के परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से परफेक्ट वेट एंड साइज रेशियो में बनाए जाते हैं। और किसी कंपनी का पता नहीं, बट यामाहा की कंपनी के तो कई सारे पार्ट्स एरोडायनामिक टेस्टिंग के साथ भी बनाए जाते हैं, ताकि ड्रैग कोएफिशिएंट परफेक्ट रह सके और माइलेज अच्छा मिल सके। तो ऐसे में अगर आप मॉडिफिकेशन वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल पार्ट्स को कायम रखने की कोशिश करें और एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस को ग्राफिक्स तक ही सीमित रखने की कोशिश करें, ताकि आपकी गाड़ी का वजन और एरोडायनामिक्स इतना ज़्यादा ना बदल जाए कि परफॉर्मेंस में अच्छा खासा असर होने लग जाए और एवरेज भी गिर जाए। तो ये सजेशन मेरा ज़रूर है कि OEM पार्ट्स जो हैं उनके बदलाव को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा एक और सजेशन ये है कि आप अपनी गाड़ी को बहुत देर तक धूप में अगर पार्क करके रखेंगे, तो आपकी गाड़ी का फ्यूल इवेपोरेट हो सकता है। ये कोई नॉन साइंटिफिक लॉजिकल पॉइंट नहीं है।
क्लियर कट साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आपकी गाड़ी में लिक्विड फ्यूल लगा हुआ है और टैंक डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज है और धूप ज़्यादा है, क्लाइमेट टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रोज़ इवेपोरेट होता रहेगा। अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी दिन भर खड़ी ही रहने वाली है, नहीं चलाने वाले हो, मॉर्निंग में चलाते हो और सिर्फ शाम में चलाते हो, दोपहर में नहीं चला पा रहे हो, तो ज़रूर आपको उस गाड़ी को पार्क करके रखना चाहिए। ऑफिस में अगर आप पार्क करते हो या घर में कहीं पार्क करते हो तो उनको शेड में पार्क करके रखना चाहिए या फिर कवर अप रखना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी को तेज़ धूप से बचा करके आप फ्यूल इवेपोरेशन से भी बचा सके। उससे भी आपकी ओवरऑल माइलेज पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी 10 माइलेज टिप्स। आई होप ये माइलेज टिप्स फॉलो करके आपको अच्छी खासी हेल्प मिले और आपकी भी गाड़ी में आपको अच्छा एवरेज मिलने लगे। यहाँ तक ही था मेरा और मेरे डैड का सफ़र एक साथ। अब यहाँ से हाईवे पर डायरेक्ट डैड अकेले जाएंगे एफजी को लेकर और मैं यहाँ से ग्लैमर लेकर अकेला वापस चला जाऊँगा। एक बार मैं बस एफजी की रीडिंग चेक कर लेता हूँ कि कितना किलोमीटर हम लोग चल कर के आए हैं और कितने किलोमीटर पर मैंने डैड को अकेले छोड़ दिया। जब डैड इसी रास्ते से वापस लौट करके आएंगे गाड़ी लेकर के, तब मैं बाकी के किलोमीटर्स के हिसाब से फ्यूल जो कंज्यूम हुआ है उसका अपना एवरेज कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। वो उस हाईवे पर डायरेक्टली निकल जाएंगे और मैं एवरेज लेकर के वापस निकल जाऊंगा तब तक के। सो अब वक्त है डैड को गुड बाय बोलने का। बाय बाय डैडी, अच्छा एवरेज रिकॉर्ड करके लाना। सो दोस्तों फाइनली गाड़ी घर पर आ गई है। पापा ने इसको लगभग 160 किलोमीटर चलाया है पिछली बार की तरह। अच्छा खासा एवरेज रिकॉर्ड हम लोगों ने बना लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मीटर कितना था जब वो लौटे, और उन्होंने लौटने के टाइम पर यहाँ पर नागपुर की सिटी में ही फुल टैंक दोबारा करवाया। कितना लीटर फ्यूल लगा और कितना उनको एवरेज मिला वो सब आपको मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। जैसे ही गाड़ी लौटकर घर पर आई, मैंने पापा से पूछा कि कितने किलोमीटर पर उन्होंने रिफिल करवाया, तो पता चला 2917 पर उन्होंने रिफिल करवाया 2.3 लीटर्स का। इस हिसाब से मेरा नया माइलेज बन गया है 68.2 किलोमीटर पर लीटर, जो कि एक बहुत अच्छा माइलेज है 150 सीसी की नेकेड फोर्स बाइक के हिसाब से। हालांकि ये हमारा बेस्ट माइलेज नहीं है, ये हमारा अब तक का थर्ड बेस्ट माइलेज है, क्योंकि हमको पहले 71 और 79 का माइलेज मिल चुका है, तो 68 माइलेज हमारे लिए तो कम ही है। हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखा है तो काफ़ी अच्छा माइलेज है। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको मेरी दी हुई माइलेज की टिप्स और ये बनाया हुआ अच्छा माइलेज का रिकॉर्ड अच्छा लगा होगा। और आगे चल करके आप लोग भी अच्छी माइलेज की टिप्स को फॉलो करते हुए अच्छी माइलेज के रिकॉर्ड मेरे साथ शेयर करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मैक्सिमम माइलेज अब तक कितना मिला है। ऐसे और भी कई सारे मेरे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आने वाले हैं बाइक चलाने की टिप्स से लेकर के यामा एफजी के बारे में ओनरशिप रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी मैं बताने वाला हूं। तो ऐसे मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।